2047 तक हमको डेवलप होने के लिए क्या करना होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत अच्छा आर्टिकल है और टाइम्स ऑफ इंडिया से ही मैंने ये इमेजेस ली हुई हैं। बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार हम 2047 तक विकसित भारत हो पाएंगे कि नहीं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत का तो नहीं पता, बट आप विकसित हो सकते हैं अगर आप एसएससी की तैयारी या वनडे एग्जाम्स की तैयारी करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आपका साथी बनेगा, जिसमें हम पीवीक्यू, पैटर्न डिटेक्शन, वेटेज, चैप्टर प्रायोरिटी, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, परफॉर्मेंस सब कुछ बताएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो दोस्त, आखिरकार ये सब क्या दर्शाता है, ये सब आपको क्या नज़र आ रहा है। हम विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया की बात करेंगे। 2047 में ये विजन है कि भारत को डेवलप करना है। आमतौर पे जब आप इकोनॉमिक्स का आर्टिकल पढ़ेंगे तो 100 में से 99 लोग बोलेंगे भैया बहुत खतरनाक, इसीलिए हम हैं। देखिए, जिन्होंने टफ रीडिंग कर ली वो समझ जाते हैं और वो सक्सेस हो जाते हैं। तो बेसिकली ये आर्टिकल कहता है कि भाई देखो, पहली बात, हमको क्या देखना चाहिए, हम कब समझे कि हम डेवलप हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप हो, अब हो सकता है आप कोई भी लाइफ जी रहे हो, लेकिन एक पॉइंट आता है ना कि जब आपको लगेगा कि यार क्या मैं वाकई में बेहतरीन हो गया हूँ। मतलब कि जैसे हो सकता है कि आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, बट हो सकता है आपसे कोई और अच्छा पैसा कमा रहा हो। अब हो सकता है आप उतना भी अच्छा पैसा कमाने लगे जितना कोई और कमा रहा है, बट हो सकता है उससे और कोई अमीर हो। तो यानी कि वो क्या मापदंड है जो हमको ये बताएगा कि हाँ, अब हम उस लेवल पे आ गए हैं कि हम अपने आप को विकसित बोल सकते हैं। तो सबसे पहला मापदंड जो यहां पे बताया है वो है पर कैपिटा इनकम। यानी कि ये देख रहे हो ना, भारत, देखो भारत की ट्रेजेक्टरी ऐसे है। 2002 में, जहां पे ये डॉलर में याद रखिएगा, ठीक है, दिस इज इन डॉलर, और अभी क्या 90-96 रुपए चल रहा है। तो यहां पे 2002 में हम यहां $60 के करीब थे पर कैपिटा इनकम, लेकिन आज यहां पे हम आ गए हैं, है ना, यहां पे हम आ गए हैं, जो कि ठीक है। जीडीपी पर कैपिटा, देखिए भारत की, जो अमेरिका की जीडीपी पर कैपिटा भारत से वो बहुत ज्यादा है। अब बहुत पूरी दुनिया जो है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज ये मापदंड यूज करती हैं कि आप कितना कमा रहे हो महीने में या साल में। अब अमेरिका में एक इंसान बहुत कमा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर आप यूएई चले जाओ, दुबई चले जाओ, आप साल का 30 लाख कमा रहे हो, लेकिन आपको कुछ बचेगा नहीं क्योंकि वहां पे खर्चा इतना ज्यादा है। लेकिन भारत में अगर आप साल का 30 लाख कमा रहे हो तो 15-20 लाख बच जाएगा आराम से, क्योंकि भारत में खर्चा बहुत कम है। लेकिन क्या ये एक मापदंड हो सकता है? अब 1987 में इसको $6000 पर फिक्स किया गया। थ्रेशोल्ड क्या है? $14,000। यानी कि हाई इनकम स्टेटस के लिए आपको लगभग $14,000 कमाने पड़ेंगे। 14,000 हाई इनकम स्टेटस, समझ रहे हो? महीने का कितना हो गया मेरे भैया? $10,000 लगभग कितना, 9 लाख हो गया। 16 से 17 लाख रुपए महीना आप मान के चलिए, इतना ज्यादा, मतलब साल के करोड़ों, 1.5 से 2 करोड़ रुपए अगर आप साल के कमा रहे हो तो आपको हाई इनकम स्टेटस मिलेगी। अब ये यूरोप में बहुत बढ़िया है, अमेरिका में और भी बढ़िया है, लेकिन क्या भारत में तो भाई आप मतलब गजब ही हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है, देखिए 85 कंट्रीज, लगभग 40% हाई इनकम में आई हैं। 200 कंट्रीज है लगभग, ठीक है, उसमें से 82 कंट्री हाई इनकम में है, यानी कि वो $14,000 कमा रही है। 1987 में इसको $6,000 मापदंड, लेकिन अब इन्फ्लेशन से जब आप एडजस्ट करेंगे तो $14,000 पर जाता है। बट ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इनकम इनइक्वालिटीज होती है, जैसे भारत में है। पेपर पे तो भारत 5th 6th दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, बट जब आप ग्राउंड पे जाओगे तो पेपर पे सब चंगासी, ग्राउंड पे सब नंगासी। आपको कुछ नहीं करना है, आप एक मंदिर में जाइए, 100 का नोट हिला दीजिए, मिनटों में दोस्तों, बस 2 मिनट के अंदर अंदर इतनी भीड़ आ जाएगी ना, उसको आपका हाथ पकड़ के ले जाए। तो ये गरीबी है हमारी, मेरे साथ हुआ है। मैं एक बार लखनऊ में हनुमान सेतु है, मैं और मेरी वाइफ गए थे पार्ले जी, मतलब बांटने गए थे, ठीक है। अब देखिए यार, बुआ मत बोले सर बांट क्यों रही है वो, ठीक है मुझे पता है। तो वहाँ पे जैसे हमने पार्ले जी निकाला, इतनी तरफ से इतने लोग आ गए, मेरा फ़ोन ले जा रहे थे। तो मुझे कहा भैया कहाँ, फ़ोन नहीं खाओगे क्या? ये हालात थी, मुश्किल हो गया। हमने अभी जब बड़ा मंगल का भंडारा किया था, उसमें भी सेम चीज़ हमको दिखी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि करवाया था मतलब, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनइक्वालिटी बहुत है भारत में।
जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, 90 लोग 1 रुपए नहीं कमा रहे, बट 10 लोग 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो वो तो दिखाएगा ही ना ऑन पेपर कि तुम्हारी तो पर कैपिटा जीडीपी तो कमाल है, यानी कि हर इंसान इतना कमा रहा है, बट सच्चाई ये नहीं है। तो बेसिकली इनइक्वालिटी है, और इनइक्वालिटी के कारण अमेरिका में ठीक है लोग कमा रहे, लेकिन बहुत सारे लोग होमलेस भी हैं, हर इंसान नहीं कमा रहा है, एवरेज लिया जाता है। तो ये एक सही मापदंड नहीं है। पर कैपिटा जीडीपी इज नॉट अ परफेक्ट मेजर। ओके, दूसरा कंजम्पशन, ठीक है। तो पहला मैंने आपको बताया पर कैपिटा जीडीपी, ठीक है, ओके, ये इतना अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है। दूसरा कंजम्पशन, कंजम्पशन बेटर है, ठीक है, बेटर देन। अब कंजम्पशन का मतलब क्या है कि आप कितना कमा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो। यहां पे ये बोला जाता है कि देखिए, अगर आप मान लीजिए कि एक इंसान 60,000 रुपए कमा रहा है और खर्च वो कर रहा है 30,000 रुपए, 30,000 बता रहा है, वहीं दूसरा इंसान 60,000 रुपए कमा रहा है और खर्च कर रहा है 55,000 रुपए, यानी कि 55,000 की चीजें वो कंज्यूम कर रहा है, तो ये बेटर मापदंड है। अब अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में लोग अगर 1 लाख रुपए कमाते तो 1 लाख खर्च कर देंगे, क्योंकि बाकी चीजों की देखभाल सरकार करती है। भारत में ऐसा नहीं है। तो ये एक अच्छा मापदंड है कंजम्पशन, कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। और इसमें दोस्तों परचेजिंग पावर पैरिटी भी आ जाती है। परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत बेटर मेजर है। अब इस परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, जैसे एक 100 रुपए में भारत में आप पूरे 100 रुपए छोड़िए, 50 रुपए में भारत में आप पूरे दिन का खाना खा लेंगे। अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं दोस्तों, आप कहीं पे भी आराम से घूमने जा सकते हैं, पूरा राज्य घूम सकते हैं। लेकिन अगर 100 रुपए में अमेरिका में आपको एक ढेला नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो परचेजिंग पावर, अमेरिका की परचेजिंग पावर यहां पे हमारी 29 गुना ज्यादा है अमेरिका से, क्योंकि भारत में बहुत सस्ताई है। जो ग्लेशियर एक्सप्रेस आप 1 से 2 लाख रुपए टिकट देके आप ट्रेन में ट्रैवल करोगे, वहीं यहां पे 1500 2000 में आप वंदे भारत में ट्रैवल कर लो, कश्मीर देख लो भैया सारे। तो बेसिकली परचेजिंग पावर पैरिटी एक अच्छा मेजर है, और ये वेलफेयर का अच्छा मेजर है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंस को बैलेंस कर देता है। यानी कि भारत में हर कोई भूखा नहीं सोता, कोई भूखा नहीं, हर किसी का पेट भरा होता है। अमेरिका के लिए आप नहीं कह सकते, वहां बहुत प्रोफेशनलिज्म है, समझ रहे हो। तो ये चीज है। अब नॉमिनल जीडीपी की बात करें, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी आपको पता है, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके। तो नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो भारत की पूरी दुनिया में रैंक है 140, 196 नेशन में 140वीं रैंक है, वर्सेस 162। 2005 में 162 थी, यानी कि हम नीचे जा रहे हैं, अच्छी बात है। और ये 2030 तक 134 आ जाएगी। पीपीपी को एडजस्ट करें तो 124 है, और ये 2030 तक 117 आ जाएगी, 117 आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए चाइना, आज भारत जहां पे खड़ा है, चाइना आज से 15 साल नहीं 19 साल पहले चाइना भी यहां पे था। 2007 में चाइना की ये हालत थी जो आज है, तो 19 साल। तो भारत, यानी कि अगर चाइना का हिसाब किताब देखो तो 20 साल लगा लो, तो आज 2026 है, तो उस हिसाब से 2047 तक डेवलप हो जाने चाहिए ना। लेकिन क्या ऐसा होगा, चाइना और भारत के बीच में जमीन आसमान का डिफरेंस है। ओके, क्योंकि चाइना और वियतनाम बहुत तेजी से आगे गए हैं। वियतनाम की, चाइना में बहुत ही डिक्टेटरशिप है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, डिसीजन बहुत जल्दी लिए जाते हैं। वियतनाम क्या है भाई, वियतनाम देखो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा हर्डल है, जितने ज़्यादा लोग होंगे रिसोर्स की उतनी मारामारी होगी। चाइना जो है 2007 में इतनी, जब आज जो भारत की रैंक है वो चाइना की थी, लेकिन आज चाइना की रैंक 73 है, 73वीं है। वियतनाम 2016 में इतनी रैंक पे था, आज वो 122 पे है। तो ये इंडिया का हाई इनकम स्टेटस पे रीच कर सकता है। अब आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि हमको 9% से ग्रो करना पड़ेगा। 9%, अभी कितना ग्रो कर रहे हैं हम, कितना, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 6, लेकिन भारत को हर साल 9% से ग्रो करना पड़ेगा अगर हमको ये आंकड़ा 2047 तक हमको हाई इनकम थ्रेशोल्ड, क्योंकि हाई इनकम थ्रेशोल्ड ये एक मापदंड है कि हाँ आप डेवलप हो गए हो। ओके, ये अब देखिए बहुत सारे देश इस मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाते हैं जहां इंडिया फंसा हुआ है। इस समय इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप में फंसा है। ये सब हाई इनकम ट्रैप, फ्रांस, इटली, यूरोप, टर्की, ये सब, चाइना, ग्रीस। चाइना अपने आप को कभी डेवलप्ड नहीं दिखाता है, लेकिन ये वाला जो आप देख रहे हो ना मैट्रिक्स का ये ब्लॉक, ठीक है, ये हाई इनकम। अब हम यहाँ पे हैं और बहुत सारे देश इसी में फंसे रह जाते हैं। अब हमको इससे निकलने से क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, जो हमारा फीमेल वर्क फोर्स है बहुत कम है दोस्तों, 24% के आसपास है। 100 में से 24 महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं, इसको हटाना पड़ेगा। और इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड वेस्ट होगा।
भाई महिलाओं को लाओ, वो ज़्यादा बेहतर मैनेजमेंट करती हैं, महिलाओं को पढ़ाओ। पढ़ेगी महिला, पढ़ेगी बेटियां तो बढ़ेगा भारत। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं है। यहाँ पे तो महिलाएं भैया आदमी को धक्का ही दे रही है। क्या बोल रहा है जाए, ऐसा मजाक कर रहा था मैं। फिर उसके बाद वीक डिमांड फॉर लेबर, ये भी एक मेजर चैलेंज है। देखिए चाइना में क्या है ना कि चाइना में लेबर बड़े डिसिप्लिन में होते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था एक एंटरप्रेन्योर का, वो बता रहे थे कि भारत और चाइना में डिफरेंस क्या है। भारत में जैसे क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई लेबर है और अगर उसको छुट्टी दी आपने या उसका ब्रेक हुआ तो अपने साथ 7-8 लेबर को और ले जाएगा, ठीक है। सिगरेट पिएगा, बीड़ी पिएगा, जो भी। चाइना में जो लेबर है वो ऐसा नहीं करता। वो जाएगा, सोचेगा उसी ब्रेक में और अच्छा काम कैसे करें, और उसके बाद वापस आएगा। प्लस भारत में क्या है, जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन है, उसका काम नहीं मिला तो पेंटर बन गया, उसका काम नहीं मिला तो प्लम्बर बन गया। चाइना में जो काम है वही काम है। पेंटर है तो पेंटर है, प्लम्बर है तो प्लम्बर है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसीलिए भारत की लेबर फोर्स, जाहिर सी बात है भारत के पास लेबर बहुत ज़्यादा है। जहाँ चाइना, जापान, यूरोप बूढ़े हो रहे हैं, वहाँ भारत जवान हो रहे हैं। तो लेबर फोर्स लेकिन वीक है हमारी, इस पे हमको काम करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू है। जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तब तक ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, तब तक ना ही हम ये परचेजिंग पावर पैरिटी में भी ऊपर जा पाएंगे। उसके बाद जॉब क्रिएशन सेक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि सब सरकार के हाथ में है, सरकार जॉब को क्रिएट नहीं करती है, ये सच्चाई है। और जब तक ऐसा होगा तब तक काम नहीं होगा, ठीक है ना। सरकार ने चीज़ अच्छी कि फिस्कल डिसिप्लिन उन्होंने दिखाया है। अब फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब ये है कि उन्होंने फालतू चीज़ों पे खर्चा बंद किया है, जॉब क्रिएशन पे खर्चा ज़्यादा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा ज़्यादा किया है। ये एक अच्छी बात है। क्रेडिट स्कीम बहुत सारी निकाली है, एमएसएमईज को बढ़ावा दिया है, ओसीईएन ओपन क्रेडिट एनेबल नेटवर्क ये बनाया है, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा है। अभिजीत बनर्जी कहते हैं कि जब लोगों के पास पैसा आप देते हो, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया लंबे समय तक कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को उन्होंने गाय दी और कुछ को उन्होंने चिकन दी, कुछ तो उसके बाद 10-15 साल बाद उन्होंने देखा कि उनकी जो लाइफ है वो बेहतर हो गई है। और ये वो लोग थे जो बहुत गरीब थे, यानी कि जिनके पास चॉइस नहीं है, अगर आप उनको कुछ काम दे दो, कुछ चीज़ें दे दो, कुछ पैसा दे दो तो काम करते हैं। क्योंकि अक्सर ये बोला जाता है फ्री बीज फ्री बीज फ्री बीज, लेकिन हो सकता है इन पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा हो। किसान के लिए शायद आपके लिए 2-3 हज़ार रुपये कुछ नहीं, बट किसान के लिए बहुत ज़्यादा है। ओके, सो पॉलिसी क्या है कि जो रियल इस्टेट, एक तो रियल इस्टेट लैंड रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, आपको जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको परचेजिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, आपको लॉ एंड ऑर्डर सही करना पड़ेगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्मेशन हर सेक्टर में, पुलिस रिफॉर्म्स, टैक्स में तो भाई रिफॉर्म आना ही चाहिए। कॉर्पोरेट्स को बढ़ावा दीजिए, टैक्स कट करिए, जहां पे स्कूलों पे टैक्स लगाइए, कॉलेजेस पे टैक्स लगाइए, क्यों नहीं लगा रहे आप? ये सब करना पड़ेगा। कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है ना, इट इज इंपॉर्टेंट कि जितना हो सके आपको कैपिटल फॉर्म करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, एसेट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि हम डेवलप हो सके। ओके, उसके बाद जापान, ताइवान, कोरिया, चाइना, इन सब ने क्या ऐसा किया जो ये ऊपर चले गए? पता है क्या इन्होंने किया? चाइना के पास आज रेयर अर्थ है, जापान के पास सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, ताइवान आज सेमीकंडक्टर में आगे है। हम किस में आगे हैं? किसी में नहीं। हमको कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी जिसको हम अपना कह सके और जिसकी दुनिया में डिमांड हो। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें शुरुआत हो गई है, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि जैसे बहुत सारे साउथ अमेरिकन में इसी में स्टक हो गए हैं, उनका अपना कुछ नहीं है, लेकिन भारत में बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। ब्रिटेन में रेवोल्यूशन कैसे आया? क्योंकि उन्होंने कल्चर को बढ़ावा दिया। एग्जाम्पल के तौर पे आज से 20 साल पहले अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर होता, मुझे गालियाँ दी जाती कि अरे ये तो बिजनेस है, ये वो, लेकिन आज इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आज हर कोई एंटरप्रेन्योर बनने को तैयार है। पहले पैसा क्या कमा के करोगे, लेकिन आज उस पैसे की इज्जत की जाती है। मेरा कहने का मतलब है कि भारत में अब एक ये अच्छी चीज़ों को सेलिब्रेट करने का कल्चर आया है कि अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो तो बहुत बढ़िया हो, इससे बढ़ावा मिल रहा है, और को बढ़ावा मिल रहा है, भारतीय सरकार को बढ़ावा मिल रहा है, बट अभी भी सरकार को बहुत कुछ करना बाकी है। जब हम इन चीज़ों में ध्यान देंगे ना, तब जाके हम डेवलप होंगे, वरना तो कोई चांस नहीं। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत तक नहीं होता, साइन ऑफ।